युद्ध में अधिकतम हिंसा का सिद्धांत क्लासबिट्स वाले चैप्टर में है। अक्सर ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक प्रकार के हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, असंभवतः ये आप लोगों की परीक्षा में आएगा भी, लगभग हर बार यूँ मान के चलिए कि हर बार ये पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं कि क्लासबिट्स का युद्ध में अधिकतम हिंसा का सिद्धांत। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, क्लासबिट्स वैसे भी मानता था कि युद्ध एक हिंसात्मक कार्य है जिसमें रक्तपात के द्वारा जो है एक राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए। क्लासबिट्स ने युद्ध को एक हिंसात्मक कार्य माना है जिसके द्वारा शत्रु को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य किया जाता है, अर्थात भयानक खून खराबा हिंसात्मक कार्यों के द्वारा दुश्मनों को इतना आतंकित कर दिया जाए कि वो हमारी बात मान ले। ठीक है, बिल्कुल रक्तपात। और उपरोक्त परिभाषा जो है, जैसे हिंसात्मक कार्य माना है तो उपरोक्त परिभाषा को जो है या उपरोक्त वाक्य के निम्न तथ्य सामने आते हैं कि युद्ध का उद्देश्य जो होता है अपनी बात मनवाने या अपनी इच्छा मनवाने, ठीक है, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना के लिए शत्रु को बाध्य करना या मजबूर कर देना। इसलिए मजबूर कर देना कि वो हमारी बात मान ले। ठीक है, और शत्रु के क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा मनवाने या लक्ष्य की प्राप्ति या अपने उद्देश्य की प्राप्ति का जो साधन है वो यही है शक्ति का प्रयोग या हिंसात्मक कार्य, अधिकतम हिंसा या अधिकतम खून खराबा करना, रक्तपात करना। ठीक है, सैनिक लक्ष्य जो होता है शस्त्र को निशस्त्र करना, हथियार विहीन करना, यानी हर प्रकार से उसको तोड़ देना। ठीक है, चलिए। भारी हिंसात्मक कार्यों के द्वारा सैनिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है जिसके लिए अन्य कोई आसान उपाय नहीं है, ऐसा क्लासबिट्स का मानना है। यानी अगर भारी हिंसात्मक कार्य किया जाए तो सैनिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि क्लासबिट्स मानता था। और ये हिंसा तभी सफल होगी जब उसमें दया एवं उदारता का मिश्रण ना हो। अर्थात भाई बात तो सही है, अगर आपको कहीं रक्तपात करना है, कहीं खून खराबा ज़्यादा करना है और उसमें आपके अंदर दया आ जाए, उदारता आ जाए, तो क्या आप खून खराबा कर पाएंगे? असंभव है। ठीक है, हिंसा तभी सफल होगी जबकि उसमें दया और उदारता का मिश्रण ना हो। क्लासबिट्स ने यह भी माना है कि वास्तविकता से दूर केवल तर्क करते समय यदि शक्ति अन्य बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो तो राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों में हिंसा की कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब वही है, क्लासबिट्स ने यही माना है कि अगर युद्ध अन्य चीजों से प्रभावित ना हो, ठीक है, अगर केवल जो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहे एक राष्ट्र की, हमको उसको प्राप्त करने के लिए सारी चीजें हमको कुर्बान करना है, जितने से जितने लोगों की हत्याएं करना है वो कर देना है, तो यूं मान के चलिए कि जो अपने लक्ष्य पर जो है बिल्कुल अडिग रहता है वो हिंसात्मक कार्यों को ज्यादा ही अपनाता है। आप सिकंदर को देख लीजिए, वो विश्व विजेता बनने के लिए, यानी अपने पीछे जो है कोई अपनी कमजोरी ना छोड़े, इसके लिए उसने कितना रक्त बहाया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का वातावरण। मित्रों, आप देख सकते हैं युद्ध के वातावरण में क्लासबिट्स जैसा एक आधुनिक सैन्य विशेषज्ञ, जो कि खास करके एक अच्छे जो है युद्ध का विशेषज्ञ भी माना जाता है, उसने भी युद्ध के वातावरण में कुछ अमूर्त तत्वों का वर्णन किया है। अमूर्त तत्व, ठीक है, जो भाग्य और संयोग है, ऐसी चीजें हैं कि जिसको खास करके आज हम लोग विज्ञान वाले लोग मानते ही नहीं हैं। ठीक है, चलिए। युद्ध का वातावरण निम्न तत्वों से प्रभावित व निर्मित होता है और यह वे अमूर्त तत्व होते हैं जिनके प्रभाव से युद्ध के परिणाम भी अक्सर बदल जाया करते हैं। इसमें देखिए कुछ 5 तत्व इसमें रखे हैं इन्होंने, लगभग 5 तत्व है, 3 4 5 तत्व। ठीक है, तो इसमें जो पहला तत्व है वो है भाग्य एवं संयोग। अब आप बताइए, भाग्य एवं संयोग क्या जो है कोई युद्ध करने वाला व्यक्ति भी मानता है, वो भी आज के आधुनिक युग में खास करके। लेकिन देखिए क्लासबिट्स ने भाग्य और संयोग को भी वरीयता दी है। ठीक है, अब भाग्य और संयोग जो है युद्ध को किस तरह प्रभावित करता है, आप देख सकते हैं। अकस्मात मौसम परिवर्तन हो जाए, अचानक कमांडर की मृत्यु हो जाए, संवाद यंत्रों का अचानक खराब हो जाना, और उपरोक्त कारण ऐसे होते हैं कि जिनसे युद्ध का परिणाम भी बदल जाता है।
भाई ये बात सत्य है कि हर प्रकार के मौसम खराब होता है, मौसम का भी युद्ध में प्रभाव पड़ता है, और कमांडर की अचानक मृत्यु होती है तो आप समझ ही सकते हैं सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर पहले सेनापति की मृत्यु हो जाती है तो चाहे सेना कितनी ताकतवर हो भाग खड़ी होती है। ठीक है, यानी युद्ध को ठीक से कमांड नहीं मिल पाता, और समय के पहले ही कमांडर, भाई युद्ध तो एक ऐसा है ही कि उसमें जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, जैसा कि फुंतजू ने कहा है, लगातार उसमें लाशें गिरती रहती हैं। हो सकता है एक लाश जो है कमांडर की हो, और कमांडर का मरना ही युद्ध में परिणाम को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अचानक हमारे संवाद यंत्र यानी सूचनाओं के यंत्र खराब हो जाए, जिन जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़े हम उसको अपने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके, टेलीफोन के द्वारा या करके हम मंगा ही ना पाएँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है युद्ध का परिणाम बदल जाता है। दूसरा है खतरा। अब खतरा जो है, चूंकि युद्ध लड़ाई का मैदान होता है और लड़ाई में खतरा हमेशा व्याप्त होता है। ठीक है, युद्ध में सदा खतरा या खतरे का भय व्याप्त होता है। सैनिक एवं कमांडरों का मनोबल गिरने की संभावना बनी रहती है। मित्रों ये बात सत्य है कि जहां खतरा होता है, या तो फिर जो है मनोबल को ऊंचा रखते हुए खतरों को मोल लिया जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सैनिकों और कमांडरों का मनोबल भी गिर सकता है, गिरने की संभावना बनी रहती है। अब मनोबल आप जानते हैं लड़ाई में मनोबल का कितना बड़ा महत्व होता है। ठीक है, मनोबल को युद्ध की धार, सॉरी तलवार की धार कहा है क्लाइविट्ज़ ने। क्लाइविट्ज़ ने क्या कहा है कि यदि शारीरिक शक्ति तलवार की मूठ है तो मनोबल तलवार की धार है। अगर तलवार की धार ही अगर ना रही, खत्म हो गई, तो आप लड़ाई कैसे करेंगे। तो इसीलिए अगर मनोबल गिरा, अब मनोबल गिरने से युद्ध का परिणाम प्रभावित होता है, या यूं मान के चलिए कि परिणाम बदल सकता है। ठीक है, तीसरा जो तत्व है वो है घर्षण। अब घर्षण का मतलब क्या है। घर्षण का मतलब होता है युद्ध पूर्व सोची गई योजना एवं युद्ध के समय प्रयुक्त योजना के अंतर को घर्षण कहा जाता है। कमांडर द्वारा बनाई गई युद्ध योजना कभी कभी अक्षरशः कार्यान्वित नहीं हो पाती। बात सत्य है कि हम कोई योजना दूसरी बनाते हैं और परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाए। भाई हम जो है मैप पर कोई दूसरा युद्ध समर तंत्र हम बनाकर चलते हैं कि इस तरह हम युद्ध करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने पर हो सकता है मौसम हमारे विरुद्ध हो जाए, हो सकता है भौगोलिक बनावट परिवर्तित हो जाए। हमने जो है अगर समतल मैदान की रणनीति बनाई है तो हमको पहाड़ियों पर लड़ना पड़ जाए, खेतों खलिहानों में लड़ना पड़ जाए, पानी में लड़ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अक्षरशः जैसा हम सोचते हैं वो कार्यान्वित नहीं हो पाता है। इसकी वजह क्या होती है कि सभी सैनिकों और अधिकारियों की व्यक्तिगत विशेषताएं एवं सोचने का अलग अलग ढंग होता है। कभी कभी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। परिस्थितियों में जैसे हमने बता दिया, मौसम बदल सकता है, और ये सूखा मौसम है तो पानी भी बरस सकता है, हमको थल में लड़ना है तो जल में लड़ना पड़ सकता है। तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, और बदलती परिस्थितियों में समर तंत्र में शीघ्र परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक अनुभवी सेनापति ही कर सकता है। यानी सेनापति या कमांडर के अंदर एक गुण ये भी होना चाहिए कि शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए अगला है अनिश्चितता या युद्ध का कोहरा। युद्ध का कोहरा क्या है। जिस प्रकार कोहरे में हर चीजें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे जैसे कोहरा छटता है, यानी सुबह जो है ठंडी के मौसम में आप देखते होंगे रात में कोहरा पड़ता है, सुबह तक रहता है। सुबह जैसे जब धूप निकलती है तो कोहरा छटना प्रारंभ हो जाता है, तो थोड़ा दूर होते होते हमको दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब कोई युद्ध प्रारंभ होता है तो उसका परिणाम हमको नहीं दिखाई देता कि क्या होगा। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा, एक सेना दूसरे पे भारी पड़ती जाएगी, दूसरी सेना कमजोर होती जाएगी, तब जो है धीरे धीरे दिखने लगता है कि अब हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन अंत में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसकी गारंटी तब तक नहीं होती जब तक कि कोहरा पूर्णतया छट ना जाए या हम पूर्णतया जीत ना लें। कभी कभी कोहरा छटते छटते अचानक फिर कोहरा पड़ने लगता है। ठीक है, यानी हम लोग जीतते जीतते भी कभी कभी युद्ध के मैदान में हार का सामना करना पड़ जाता है। जैसे हमने बताया ना कि सेनापति की मौत हुई तो सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो वो भाग खड़ी होती है, चाहे उसके पास कितनी ताकत बची हो। ठीक है, तो इसी तरह जो है क्लाइविट्ज़ ने युद्ध के वातावरण में अनिश्चितता को भी एक स्थान दिया है, जिसमें परिणाम अनिश्चित होता है।
अर्थात विजय या पराजय मिल सकती है। युद्ध को उन्होंने एक अनिश्चितता का क्षेत्र कहा है, जिसका 3/4 भाग अर्थात 3/4 भाग अनिश्चितता के बादल में ढका होता है। जिस प्रकार घने कोहरे में स्थिति स्पष्ट नहीं होती, उसी प्रकार युद्ध में अनिश्चितता का वातावरण का साम्राज्य रहता है। ठीक है, अगला है शारीरिक श्रम। भाई युद्ध में भोजन तथा निद्रा का अभाव होता है। युद्ध में आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से लड़ता है एक दूसरे को मारने के लिए। अब समझ लीजिए, जब तक लड़ता है पूरी ताकत से वो लड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती अपनी मौत का कारण बन सकती है, जिसके कारण युद्ध में भोजन और निद्रा तो दूर होती है, भोजन का समय नहीं होता, भोजन भी नहीं, शारीरिक श्रम एवं थकान का वातावरण व्याप्त होता है। और क्लाउज़विट्ज़ का विचार है कि युद्ध के विषय में किसी को भी मत व्यक्त करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वह युद्ध के वातावरण से पूर्णतया परिचित ना हो, अर्थात जब तक कि वह युद्ध में स्वयं थकान, श्रम, भूख, गर्मी आदि का अनुभव ना कर चुका हो। कहने का मतलब हम लोग जितना आसानी से युद्ध शब्द बोल देते हैं, लड़ाई शब्द बोल देते हैं, वास्तव में इतना सरल नहीं होता। मित्रों, युद्ध के मैदान में अचानक जब लड़ाई करनी पड़ती है, हम लोग पूरी ताकत से, आप ध्यान दीजिए, पूरी ताकत से आप मेहनत कितनी देर कर सकते हैं? बहुत देर तक आप नहीं कर सकते पूरी ताकत से। और लड़ाई के मैदान में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जिस प्रकार आपको कोई जो है मौत अगर आपको खदेड़ ले तो आप पूरी ताकत से भागते हैं, उस समय एहसास होता है कि आप पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह लड़ाई का मैदान होता है जहां पर पूरी ताकत से सैनिकों को लड़ना पड़ता है। और आप जैसे दौड़ लगा रहे हैं तो 100-200 मीटर से अधिक पूरी ताकत से नहीं दौड़ सकते, क्योंकि लड़ाई के मैदान में भी दोनों थकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जो जल्दी थक जाता है दूसरे उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह युद्ध का मैदान होता है, शारीरिक श्रम होता है, लगातार थकान होती है, पसीना बहता है, खून बहता है, खून बहने से प्यास और भूख लगती है। ठीक है, इसीलिए क्लाउज़विट्ज़ ने कहा है कि युद्ध को हम आसानी से भले बोल देते हैं, लड़ाई को आसानी से भले बोल देते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि युद्ध के विषय में किसी को, उस व्यक्ति को मत व्यक्त करने का अधिकार है नहीं है जो स्वयं युद्ध के वातावरण या युद्ध की परिस्थितियों से परिचित ना हो, अर्थात खुद उन परिस्थितियों का अनुभव ना कर चुका हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है युद्ध और राजनीति पर क्लाउज़विट्ज़ के विचार। मित्रों, इसको हम दूसरे आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा राजनीति वाला पार्ट लंबा भी है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।